नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। सबसे पहले बात करते हैं हरीश रावत की। हरीश रावत एक्टिव हो गए हैं 2022 के चुनाव को देखते हुए और माना जा रहा है कि सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाने की तैयारी हरीश रावत की है। इसके साथ ही कैंपेन का नाम भी तय कर लिया गया है। कैंपेन का नाम होगा यादों के झरोखे से। कार्यक्रम के जरिए दरअसल कोशिश यही है कि लोगों से संवाद किया जाए, लोगों के बीच जाया जाए। पिथौरागढ़ से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सोशल मीडिया जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म हो गया है लोगों से संवाद करने का, और इसी के मद्देनजर अब हरीश रावत सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाने जा रहे हैं। यादों के झरोखे से नाम कैंपेन को दिया गया है। यानी कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं हरीश रावत ये बताने की कोशिश करेंगे कि उनके कार्यकाल में किस तरीके के काम जनता के लिए किए गए थे। पिथौरागढ़ से आपको बता दें इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाएंगे हरीश रावत। कैंपेन का नाम यादों के झरोखे से रखा गया है। इस कार्यक्रम के जरिए लोगों से बातचीत करने की कोशिश, संवाद करने की कोशिश होगी। 2022 को देखते हुए ये कैंपेन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि जब भी चुनाव आते हैं तमाम जो पार्टीज हैं सोशल मीडिया को बेहतरीन प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करती आई हैं। रेजिडेंट एडिटर फ़हीम हमारे साथ जुड़ गए हैं। रेजिडेंट एडिटर फ़हीम के पास हम रुक करते हैं। फ़हीम, जाहिर तौर पर कह सकते हैं 2022 का चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन हरीश रावत पूरी तरह से एक्टिव और सोशल मीडिया की ताकत को देखते हुए कैंपेन इसी के साथ। देखिए, हरीश रावत के साथ एक पिछले दिनों जो घटनाक्रम घटा है, कांग्रेस संगठन के कुछ लोगों ने भी और दूसरे लोगों ने भी सवाल खड़े किए थे, जिसको धड़ेबाजी के तौर पर देखा गया था कि वो हरीश रावत सीएम रहते, सरकार के कामकाज को लेकर के, कार्यकाल को लेकर के सवाल उठे थे सोशल मीडिया। उसके बाद हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक बात कही थी कि उनकी सरकार ने काम तो किए, लेकिन उनको प्रचारित नहीं किया, उनका टिंडोरा टाइप का नहीं पीटा, इस तरीके की बात सामने आई थी। तो लिहाजा पूर्व सीएम हरीश रावत ने उसी तरफ कदम बढ़ाया है कि और उन्होंने यादों के झरोखे से कार्यक्रम के तहत सोशल प्लेटफॉर्म पर आकर के जिलेवार अपने शासनकाल के सरकार के कामकाज गिनाने की कोशिश को आगे बढ़ाने की बात कही है। और पिथौरागढ़ का पिछले दिनों उन्होंने जिक्र भी किया था। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाना जा रहे हैं। पिथौरागढ़ का और विस्तार से आगे जिक्र करेंगे। उसके बाद जिलेवार कहाँ कहाँ उन्होंने अपनी सरकार में रहते हुए किस किस जिले में किस किस तरीके की योजनाओं को आगे बढ़ाया, विकास कार्य किए हैं, वो एक यादों के झरोखे के कार्यक्रम के तहत हरीश रावत लाने की बात कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने 2022 के चुनाव का जिक्र किया है तो ठीक बात है कि कांग्रेस जिस तैयारी कर रही है और एक कांग्रेस का ही एक वर्ग है या एक कहें कि एक धड़ा है जिसको कहा जाता है हरीश रावत खेमा, और वो हरीश रावत को फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस में इसमें आपको रोकना चाहेंगे, खुद हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जुड़ गए हैं। हरीश रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। जी, आप जो सोशल मीडिया पर कैंपेन की शुरुआत करने वाले हैं यादों के झरोखे को लेकर, जरा कुछ बताइए दर्शकों को। शुरुआत कर चुका हूँ जी पिथौरागढ़ से, और वो 3 साल की जो हमारी विकास यात्रा है या जितना भी विकास के उसमें मैंने काम किए हैं, तो मैं जिलावार जो भी मेरी स्मृति में हैं उनको लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ जी। उसमें 3 साल का हमारे कांग्रेस के कार्यकाल का भी है, वो भी है क्योंकि वो महत्वपूर्ण है लिए, और पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो पार्टी का कार्यकाल है। मैं उन चीजों को लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि पहाड़ों में कई बार कनेक्टिविटी की भी दिक्कत होती है, तो आपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को ही क्यों चुना बजाय लोगों से सीधे संवाद करने के, उनके पास जाने के? ये कोरोना काल में आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों को एक्सपोज नहीं किया जा सकता है। वर्चुअल ना वैसी मीटिंग के बजाय वर्चुअल मीटिंग करनी पड़ रही है। इसलिए उसमें और कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे कि आपने पिथौरागढ़ से शुरुआत कर दी है, किस तरीके का रिस्पॉन्स आया? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है जी। वो मेरी वो नहीं है, वो तो लोगों की यादें हैं।
जी लोगों की यादें हैं। जी हरीश रावत जी, चूंकि आपके कार्यकाल को मैं याद करती हूँ तो मुझे याद है कि आप बहुत लोगों से जुड़ने में विश्वास करते थे। कोई प्यार से आपको किसी छोटे फंक्शन में भी बुलाता था तो चले जाते थे। क्या इस तरीके का कैंपेन भी इसके बाद शुरू करने जा रहे हैं कि सीधे लोगों से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो पाए? एक बार ये कैंपेन हमारा पूरा हो जाए तो उसके बाद वो कैंपेन भी शुरू होगा। जी हरीश रावत जी, चूंकि इस तरह की भी खबरें हैं कि कहीं ना कहीं आप अपनी छवि को भी पॉलिश करने की कोशिश इस कैंपेन के जरिए कर रहे हैं। मैं साधु महात्मा तक जिन्होंने संसार के सब सुख त्याग दिए हैं वो भी अपनी छवि को सुधारने का प्रयास करते हैं। तो मैं तो सांसारिक व्यक्ति हूँ। यदि इसको कोई ये समझ रहा है मैं अपनी छवि को सुधारने के लिए कर रहा हूँ तो हर्ज क्या है? जिसके पास होगा वही तो सुधारेगा। जी नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब थोड़ा ये है, मैं आपको और बेहतर तरीके से बता देती हूँ। दरअसल यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो संवाद के लिए आपने कोशिश की है सोशल मीडिया के जरिए, ये जनता को मैसेज देने के साथ साथ कांग्रेस संगठन को ज्यादा मैसेज देने की कोशिश आप कर रहे हैं, क्योंकि किस तरीके का भूचाल अभी बीच में कांग्रेस में मचा, आपके खिलाफ ही आपके लोगों ने मोर्चा खोल दिया। बातें होती हैं वो सबके लिए मैसेज होती है और मैं तो उनके लिए भी कर रहा हूँ, बल्कि मैं और दूसरे राजनेताओं की इससे भी कह रहा हूँ जो उनकी अपनी अच्छी यादें हैं उनको लोगों के साथ साझा करें और उससे विकास का माहौल बनता है, सेवा का माहौल बनता है। तो आप ये मान रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया पर कि आपके जो विरोधी कांग्रेस के अंदर हैं उनके लिए भी एक मैसेज है इस कैंपेन के जरिए? मेरा कोई विरोधी है ही नहीं। यदि कोई अपने को विरोधी मान रहा है जी तो वो जिस रूप में भी इस मैसेज को पढ़ना चाहे वो पढ़ ले। जी मैं किसी को रोकता भी नहीं जी, लेकिन मेरा कोई विरोधी नहीं है और विकास का कौन विरोधी हो सकता है? मैं वही कह रहा हूँ जो यथार्थ है। और यथार्थ कांग्रेस के लिए तो खुशी की बात है कि आखिर कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में तो हमने काम किया। जो काम किया है वो लोगों तक पहुंचे। क्या 2022 के लिए मुख्यमंत्री दावेदारी आप यहीं से इस कैंपेन के जरिए ठोक रहे हैं? ये मुख्यमंत्री की दावेदारी ने बड़ा फजीता कर दिया है। हमारी कोई दावेदारी नहीं है, हम तो कार्यकर्ता रहे, इसी की दावेदारी है हमारी, बाकी कोई दावेदारी नहीं। जी अभी कुछ वक्त पहले हमने देखा था कि रैली का आयोजन किया गया था प्रीतम सिंह की तरफ से और डोईवाला जो कि मुख्यमंत्री का गढ़ है वहीं से शुरुआत की थी, तो वो लोग तो रैली निकाल रहे हैं, आप सोशल मीडिया कैंपेन के सहारे ही क्यों हैं? यही मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ आपसे। मैं जब मुझे कहीं बुलाया जाता है तो मैं जाता हूँ जहाँ मुझे अवसर मिलता है। और जिस दिन यहाँ वो रैली कर रहे थे मैं पंजाब में रैली कर रहा था और पंजाब के आंदोलन का राष्ट्रीय महत्व आप समझती हैं। जी शुक्रिया हरीश रावत जी, हमसे जुड़ने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया कैंपेन की शुरुआत कर दी है और उन्होंने यादों के झरोखे से नाम रखा है। दरअसल यहाँ नाम के जरिए ही बहुत ज्यादा स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो अपने कार्यकाल में जो काम किए गए थे, जो योजनाएं चलाई गई थी सरकार की तरफ से जनता के लिए, उनके जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से मौजूदा सरकार से उनका कार्यकाल बेहतर था। और इस वक्त डोईवाले से खबर आ रही है जहां पर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर गुलदार घुसने की सूचना मिली है। रनवे के पास गुलदार को देखा गया है। रेस्क्यू के लिए वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। गुलदार को पकड़ने की कोशिश रेस्क्यू टीम कर रही है। अचानक रनवे के पास गुलदार को देखने के बाद हड़कंप एयरपोर्ट पर मच गया। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के अंदर गुलदार घुसने की सूचना के बाद वन विभाग की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची है। गुलदार को पकड़ने की कोशिश हो रही है। डोईवाले से महेंद्र चौहान हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कितनी देर पहले ये गुलदार घुसा है जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर और कितना वक्त हो गया वन विभाग की टीम को कोशिश करते हुए? गुलदार सुबह के समय एयरपोर्ट के रनवे पर देखा गया था। उसके बाद ही तत्काल वन विभाग को सूचित किया गया, जिसका थानों रेंज की वन विभाग की टीम है और वन विभाग की रेस्क्यू टीम और साथ ही डॉक्टरों की टीम यहाँ पर मौजूद है और लगातार इसका ध्यान दिया जा रहा है कि गुलदार की लोकेशन देखी जा रही है। साथ ही क्या बोलते हैं, अभी कुछ देर पहले भी गुलदार दोबारा देखा गया है
पिंजरा और जाल वन विभाग द्वारा लगाया गया और उम्मीद की जा रही है कि आधे घंटे के अंदर इस गुलदार को रेस्क्यू कर पकड़ लिया जाएगा। जी। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। महेंद्र हमारे संवाददाता बता रहे थे कि कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस गुलदार को पकड़ा जाए। मेरे अल्लाह, डोईवाले में कब गुलदार को पकड़ा जाएगा ये तो अभी तय नहीं है, लेकिन चमोली से राहत की खबर ये है कि जो गुलदार वहां आतंक का एक साया बना हुआ था, लोगों के लिए खतरा बना हुआ था, आखिरकार उसे पकड़ लिया गया है। पिंजरे में कैद हो गया है आदमखोर गुलदार। 2 लोगों पर जानलेवा इस गुलदार ने किया था। कई दिनों से लगातार वन विभाग की टीम इसे रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार आज वो पिंजरे में कैद हो पाया है। जाहिर तौर पर यह खबर चमोली के लोगों के लिए राहत से कम नहीं है। एनएसयूआई से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। एनएसयूआई ने उच्च शिक्षा मंत्री के घर का घेराव किया है। एनएसयूआई के सदस्यों ने सड़कों पर बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश के 18 अशासकीय महाविद्यालयों के अनुदान रोके जाने से दरअसल एनएसयूआई के जो छात्र हैं वो नाराज हैं। छात्र निधि का 50% पैसा उच्च शिक्षा निदेशालय को स्थानांतरित करने का विरोध कर रहे हैं और साथ ही चेतावनी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। रेजिडेंट एडिटर फ़हीम हमारे साथ इस खबर पे एक बार फिर जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे फ़हीम कि आखिरकार एनएसयूआई के छात्रों की क्या मांग है? देखिए, एनएसयूआई के छात्रों को मुख्य तौर पर अगर हम देख रहे हैं तो 2 मांगे उनकी हैं। उसमें इनका कहना है कि जो छात्र निधि है उसमें 50% पैसा वो निदेशालय में इस्तेमाल करने को लेकर के सरकार ने आदेश दिए थे। उच्च शिक्षा निदेशालय का ही फैसला था सरकार की तरफ से, तो उसका विरोध एक तो ये कर रहे हैं एनएसयूआई के छात्र और उनके सदस्य। और दूसरा जो 18 अशासकीय महाविद्यालयों अनुदान है वो कुछ कारण से उस पर प्रतिबंध रोका गया था। उसमें अलग एक फैसला था विभाग का, उसको लेकर के भी है छात्रों का। तो इन दोनों ही फैसलों को लेकर के इनके विरोध में एनएसयूआई के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं और इस फैसलों को वापस लेने की वो मांग लगातार कर रहे हैं। वो बैठे हैं क्योंकि वो कूच करना चाह रहे थे मंत्री के आवास पर, लेकिन उनको रोक दिया गया और इसको लेकर के उनका आंदोलन है। जी शुक्रिया फ़हीम तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। और रुड़की से अगली खबर है जहां पर भूकंप के झटके रुड़की में भी महसूस किए गए हैं। शिक्षा नगरी भूकंप के झटकों से दहल उठी। वहां पर लोग अभी भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जैसे ही भूकंप के झटके रुड़की के लोगों ने महसूस किए, अपने अपने घरों से वो कुछ देर के लिए बाहर निकल आए थे। भूकंप के जोरदार झटकों से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। आज हरिद्वार के पास एक अर्थक्वेक आया है जो 9:41 और 51 पर आया है। इसका मैग्नीट्यूड 4 है। ये हमने टिहरी नेटवर्क पर, जिसमें 18 स्टेशंस गढ़वाल हिमालय में लगाए हुए हैं, उस पर रिकॉर्ड किया है। उसके मुताबिक इसकी जो फोकल डेप्थ है ये करीब 40 किलोमीटर नीचे आया है। और हालांकि आईएमडी ने इसको 10 किलोमीटर नीचे दिखाया है, लेकिन क्योंकि हमारे स्टेशंस बहुत नज़दीक हैं और रुड़की में भी इसको रिकॉर्ड किया है, तो इसकी फोकल डेप्थ हम कह सकते हैं कि 40 किलोमीटर है। इसका मैग्नीट्यूड 4 है। अब क्योंकि फोकल डेप्थ इसकी काफ़ी थी,
तो ये इतना इसका असर सरफेस पर नहीं होगा, लेकिन काफ़ी दूर तक ये महसूस किया जा सकता है। आज के साथ साथ हरिद्वार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर जो उसकी तीव्रता है वो 3.9 मापी गई है। भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत का माहौल है। तो रुड़की के साथ साथ हरिद्वार में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। हालांकि भूकंप की तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं कही जा सकती है। 3.9 भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी गई है। सुमित सैनी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुमित, इसका क्या केंद्र पता लग पाया है? बिल्कुल, अभी इसका केंद्र तो अभी तक नहीं पता चल पाया। ये जो 40 किलोमीटर के इसके दायरे में रहा है, यहाँ पे टिहरी से लेके यहाँ पर हरिद्वार जिले के तमाम जगहों में इसका ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोगों के अंदर डर का माहौल बन गया था। जैसे भूकंप के झटके लोग अपने घरों से बाहर निकले, लेकिन इसकी तीव्रता कम थी। इससे किसी भी तरह की जान माल की कोई हानि की अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। जी, कितनी देर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए थे सुमित? बिल्कुल, भूकंप के झटके मात्र कुछ क्षणिक थे, लेकिन ये कि उन झटकों से लोगों को महसूस जरूर हुआ है। लेकिन लोगों को देखने को लगा कि जैसे भूकंप आया है, लोगों के अंदर आज पूरा दिन जब से भूकंप आया है तब से लोगों के अंदर चर्चा बनी हुई है, चर्चा का विषय बना हुआ है। सब एक दूसरे से पूछ भी रहे हैं कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, इसकी तीव्रता नापी गई तो तीव्रता इसकी इतनी चलिए, ये राहत की खबर सुमित कही जा सकती है कि किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हालांकि जब 5 के लगभग तीव्रता जो है नापी जाती है, तब माना जाता है कि यहाँ पर बड़ा नुकसान हो सकता है। 3.9 आपको बता दें कि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी गई थी। किसी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना अब तक नहीं आई है। और अगली खबर हरिद्वार से ही है। आपको बता दें कि हरिद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के पास से 14 बाइक भी बरामद की। हरिद्वार के कई थाना क्षेत्रों में बाइक चोरी के मुकदमे इस गिरोह के खिलाफ दर्ज थे। हमारा क्षेत्र में जो वाहन चोरी का रोकथाम करने हेतु हमने विशेष टीम गठित किया है। इसमें लगातार जो है हमारा निरीक्षक ज्वालापुर और उनका टीम सक्रिय काम करते रहे। तो जो है आज हमें सफलता मिली कि कल जो है हमें सूचना मिली थी मुखबिर के माध्यम से जो है जो भगत सिंह चौक का और जो है कुछ लोग जो है जो मोटरसाइकिल चोरी का। सच है कि कोरोना की रफ्तार बहुत तेजी स्क्रैप पार्ट जैसे इंजन इन्होंने कबाड़ी का दुकान इसको काट दिया गया है, उसको हमने बरामद किया। मैं 2,500 रुपये का इनाम जो है मेरे तरफ से कोशिश कर रहा हूँ।